हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक में ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की जलवायु। तो जलवायु को समझने से पहले हमें देखना होगा कि मौसम और जलवायु में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें किस में डिफरेंस समझना पड़ेगा, मौसम और जलवायु में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौसम को। तो वायुमंडल में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आपको इमेज में दिख रहा होगा कि पहले क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। ठीक है, बादल में से बारिश हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, बारिश रुक जाती है और थोड़ी सी रोशनी हो जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है, फिर बिजली कड़कती है, जिसके कारण बिजली कड़की तो बाद में बारिश भी हो सकती है। तो ये क्या है, एक साइकिल बन रही है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे अचानक से परिवर्तन हो रहा है। तो इसी अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम मौसम कहते हैं। तो मौसम क्या होता है, कुछ समय तक के लिए होता है। समझ आ गया होगा, मौसम क्या है, कुछ समय तक के लिए होता है। तो एक लिमिटेड टाइम तक के लिए मौसम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 100.1 को। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भारत की जलवायु। अब बात कर लेते हैं जलवायु। तो जलवायु क्या है? जलवायु मौसम का एक बड़ा रूप है। कैसा है? एक बड़ा रूप है। जलवायु लंबे समय तक रहती है। कैसे समय तक रहती है? लंबे समय तक रहती है। इसका समय क्या है, कम से कम 25 से 30 वर्ष तक रहता है। कितना रहता है? 25 से 30 वर्ष तक इसका समय रहता है। तो क्या कहलाती है? ये जलवायु कहलाती है। अब बात कर लेते हैं भारत की जलवायु। ये तो था जलवायु, अब हम बात करेंगे भारत की जलवायु। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। कैसी? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पाया जाता है। समझ आ गया होगा, भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु कहलाई जाती है। आगे हम समझेंगे इसे उष्ण कटिबंधीय मानसून क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इमेज में हम देख के समझते हैं कि उष्ण कटिबंधीय मानसून क्यों कहते हैं। ठीक है, तो तो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये जो हल्का सा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला जो ये जो लाइन जा रही है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो जून के महीने में क्या होता है, ज्यादातर जो हमारा सन है वो कहाँ से राउंड लगाता है, वो इसी लाइन पर आगे बढ़ता है। कहाँ पर लाइन बढ़ता है? इसी लाइन पर आगे बढ़ता है। उसका एरिया कौन सा होता है? ये वाला एरिया होता है। ठीक है, तो जब सूरज यहाँ से आगे चक्कर लगाता है तो यह कौन सा एरिया पड़ जाता है, यहाँ सूरज की ज्यादा किरणें पड़ती हैं, तो ये कैसा हो गया? ऊष्मीय यानी रोशनी वाला एरिया हो गया। और कटिबंधीय का मतलब क्षेत्र। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसून। क्योंकि क्या होता है, जो सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस एरिया पर पड़ती है, ये हमारा भारत। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय यानी ऊष्मा यानी डायरेक्ट रोशनी पड़ना, और कटिबंधीय मतलब क्षेत्र। तो इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसून कहते हैं। चलिए मानसून को डिस्कस कर लेते हैं। मानसून, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। किसने किया था? अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। कैसे हुई है? मौसमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें हैं। ठीक है, कैसा है? मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें हैं। तो किसी भी देश की जलवायु निर्भर कैसे करती है, उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उस स्थान की ऊंचाई क्या है? ठीक है, जिस किसी भी हम जगह के बारे में, हम मौसम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो क्या है, उस स्थान की ऊंचाई कितनी है। अब वहां पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है। ठीक है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, और वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। तो हमारा भारत किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो समझ आ गया होगा कि मानसून की कंडीशन किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब बात कर लेते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र की। ठीक है, रेन शेडो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इमेज में समझेंगे। तो वर्षा होने के लिए बादलों की आवश्यकता पड़ती है, और बादलों को किसी से टकराना होता है तभी वर्षा होती है। अब किसी से मतलब किसी इंसान से तो टकराएंगे नहीं। तो क्या होता है, ये बादल पहाड़ों से टकराने के बाद वर्षा करते हैं। किससे?
पहाड़ों से टकराने के बाद वर्षा करते हैं। ठीक है, तो पहाड़ के जिस तरफ वर्षा नहीं होती है या बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं या रेन शेडो कहते हैं। अब इमेज में समझते हैं। ठीक है, इमेज में समझ के आपको शायद पूरा क्लियर हो जाएगा। अब समझ लिए बादल इस साइड से आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, और ये क्या है, ये हमारा पहाड़ है। ठीक है, अब बादल की हाइट इतनी है और पहाड़ की भी हाइट इतनी ही है, लगभग लगभग सेम या थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। अब बादल क्या होगा, इस पहाड़ से आकर टकरा जाएगा। ठीक है, तो टकराने के कारण क्या होगा, बादल यहीं पर वर्षा कर देंगे। ठीक है, अब आगे थोड़े बहुत बादल निकल जाएंगे, कितने, थोड़े से। तो वे क्या करेंगे, यहाँ वर्षा तो नहीं करेंगे और निकल भी जाएंगे तो थोड़ी बहुत वर्षा करेंगे। जहाँ कम या वर्षा नहीं होती है उस एरिया को क्या कहते हैं हम, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। समझ आ गया होगा, क्या कहते हैं हम, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर कम वर्षा या वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर समझ आ गया होगा ना, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं फेरल का नियम। फेरल का नियम क्यों पढ़ेंगे, आपको आगे चल के समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फेरल का नियम। तो जब वायु दक्षिणी गोलार्ध में से उत्तरी गोलार्ध में जाती है तब वह कैसी मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। अब ये वाला कौन सा गोलार्ध है, ये नीचे वाला, ये कैसा है, दक्षिणी गोलार्ध है। ये वाला कौन सा गोलार्ध है, हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब ये क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में। अब पवन आई, अब ये सीधी जा रही है तो सीधी ना जाकर ये कैसे मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ गई। कहाँ मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ गई। जब हम ऊपर से नीचे को ओर देखेंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, दाईं ओर होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, दाईं ओर होगा, और नीचे वाला बाईं ओर होगा। ठीक है, तो हमारा जो सूरज होता है उस चक्कर कैसे लगाता है, ऐसे लगाता है ना, इस साइड में। तो हमारा दाईं ओर ये होगा और बाईं ओर ये वाला होगा। तो ठीक है, समझते हैं। तो कैसे होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध से कैसे हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये कहाँ मुड़ जाती है, सीधी ना जाकर दाईं ओर मुड़ जाती है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वह कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है। समझ आ गया होगा कैसी घूमती है, जिस कारण क्या होता है कि यह दाईं ओर मुड़ जाती है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। जब वायु उत्तरी गोलार्ध से यानी ऊपर से कहाँ को आती है, दक्षिणी गोलार्ध में आती है, तब वे कैसे मुड़ जाती है, सीधी ना जाकर बाईं ओर मुड़ जाती है। तो क्या है फेरल का नियम, जब वायु दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो दाईं ओर मुड़ जाएगी, और जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आएगी तो बाईं ओर मुड़ जाएगी। हवाएं, ठीक है, अब हवाओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे बारिश होती है, जो बादल लेकर आते हैं। तो जो हवाएं होती हैं वह क्या करती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। कहाँ से बढ़ती हैं, जहाँ हाई प्रेशर होगा वहां से निम्न दाब की ओर बढ़ेंगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए उच्च दाब है तो कहाँ को जाएंगी, ऊपर को, या निम्न दाब की ओर जाएंगी। अब बात कर लेते हैं भारत में मानसून की। तो भारत में मानसून जून के महीने में आता है। कब आता है, जून के महीने में आता है, और केरल के मालाबार तट से टकराता है, और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है, यानी लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरा भारत में फैल जाता है। तो भारत में मानसून कैसे आता है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत में मानसून जून के महीने में आता है। इसका कारण है कि जून के महीने में सूर्य भारत के ऊपर होता है, जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है। जैसे अभी हमने फेरल के नियम में उस वाली वीडियो में समझाता है कि कैसा होता है कि कर्क रेखा यानी भारत के ऊपर से होकर जाता है, जिस कारण समुद्र का पानी भाप बनता है और बादल का रूप ले लेता है। इसमें हम समझेंगे फिर से कि अब क्या है, ये वाला कौन सा हमारा है, कर्क रेखा वाला एरिया है। ठीक है, कैसा है, कर्क रेखा वाला एरिया है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब सूरज हमारा कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो डायरेक्ट सीधी धूप कहाँ पड़ती है, हमारे भारत पर पड़ती है। अब भारत में जरूरी नहीं है लैंड एरिया पर ही पड़े, ये समुद्र वाले हिस्से पर भी धूप पड़ती है, जिस कारण क्या होता है, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। ठीक है, अब भाप बनकर जो पानी ऊपर उड़ता है वह क्या करता है, इकट्ठा होता है। अब जो दक्षिण से आने वाली हवाएं हैं वे क्या करती हैं, इन बादलों को आगे भारत की ओर बढ़ाती हैं। ठीक है, भारत की ओर बढ़ाती हैं। समझ आ गया होगा। तो अब मानसून कैसे आ गया भारत में, कि जो समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनता है, और दक्षिण से आने वाली हवाएं जो उत्तर की ओर जाती हैं वे क्या करती हैं, इन बादलों को भारत की ओर लेकर आती हैं। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मानसून
कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था कि भाप बनता है और दक्षिण से आने वाली हवाएं भारत की ओर लाती हैं। अब मानसून कैसे आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दक्षिण दिशा से आने वाली हवाएं इन बादलों को भारत के दक्षिणी तट पर स्थित केरल के तट से टकराती हैं, जिससे यह दो दिशाओं में बढ़ जाती है। किन दिशाओं में बढ़ जाती है? दो। जैसे मानसून आया यहाँ से, ठीक है, दक्षिण से आया, अब टकराने के बाद केरल की, ये है केरल, ठीक है, इसके तट से टकराता है, तो ये हवाएं किन दिशाओं में बदल जाती है? एक अरब सागर दिशाओं में और एक बंगाल की खाड़ी वाली दिशा में। ठीक है, दो दिशाओं में बढ़ गई, एक अरब सागर की दिशा में बढ़ गई और दूसरी बंगाल की खाड़ी की दिशा में बढ़ गई। अब अरब सागर वाली कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व वाली दिशा हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अरब सागर की शाखा की। ठीक है, अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिम घाट से टकराकर केरल में वर्षा करती है। कहाँ करती है? केरल में वर्षा करती है। इसके बाद मानसून गुजरात तीन के गुजरात से क्या कहता है, तीन के पास दिशाओं में मुड़ जाती है, यानी तीन दिशाओं में मुड़ जाता है। एक शाखा गुजरात की ओर और दूसरी सीधी निकल जाती है और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश में मुड़ती है। तो यानी अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं वे कितनी डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं? तीन डायरेक्शन में। ठीक है, एक गुजरात पर, एक मध्य प्रदेश में और एक सीधी निकल जाती है। तो अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या था, हमारी हवाएं आई तो वह कहाँ मुड़ गई? अरब सागर में मुड़ गई। अब ये कहाँ आ गई? गुजरात वाले हिस्से में आ गई। ठीक है, कहाँ आ गई? गुजरात वाले हिस्से में आ गई। एक तो क्या है कि कहाँ चली जाती है? गुजरात वाले हिस्से में। ठीक है, तो एक हवा क्या करती है? यहाँ वर्षा कराती है। ठीक है, अब दूसरी कहाँ चली जाती है? मध्य प्रदेश वाले हिस्से में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। तब यहाँ है दो पहाड़ियाँ हैं, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं? तो इन दोनों के बीच में क्या करती है? ये हवाएं फंसकर क्या कराती हैं? वर्षा कराती हैं। तो अब इन दोनों पहाड़ों के बीच में कौन सी नदियां हैं? एक है नर्मदा नदी। तो सबसे ज्यादा वर्षा होने पर कौन सी नदी उफान पर आती है? नर्मदा नदी उफान पर आती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी शाखा की। तो तीसरी शाखा यही है जो गुजरात से होकर आगे बढ़ती है, जो राजस्थान में एंटर करती है। अब राजस्थान में हमारी पर्वत श्रृंखला है, वो ऐसे ना होकर सीधी है। कैसी है? सीधी है। तो जो हवाएं हैं, आने वाली हवाएं, वे यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़कर कहाँ पहुंच जाती है? दिल्ली वाले हिस्से में पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होती है? दिल्ली में छोटे छोटे पहाड़ होने के कारण यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो समझ आ गया होगा तीनों शाखाएं अरब सागर की। तो यही थी अरब सागर की तीसरी शाखा। अब बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा की। तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधी जाकर कहाँ टकराती है? मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है और कीप की आकृति होने के कारण मानसून इसमें ही फंसकर रह जाता है और खूब वर्षा कराता है। अब क्या होता है कि जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वह आगे चलकर कैसी हो जाती है? कीप की आकार में होती है। ऐसी एक कीप की आकार में होती है। अब जो यहाँ से मानसून आएगा, ठीक है, जो यहाँ से मानसून आएगा वह एक साइड से तो खुला है लेकिन तीनों साइड से क्या है? बंद है। तो क्या होता है कि जो मानसून है वह कहाँ फंस के रह जाता है? इसी वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में फंस कर रह जाता है, जिससे यहाँ पर खूब बारिश होती है। तो यहाँ पर एक है मेघालय। ठीक है, तो भारत में, भारत ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा किस वाले क्षेत्र में होती है? मेघालय के चेरापूंजी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये थी हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बात करते हैं ये मानसून लौटने की। अभी हमने बात किया था कि मानसून आया था। अब बात करते हैं जो हवाएं गई हैं वो वापस भी लौटेंगी। तो सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर होती हैं। कहाँ होती हैं? विषुवत रेखा पर होती हैं। हमने अभी तीन लाइन समझी थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? एक थी सबसे मिडिल में कौन सी हमारी जाती है? कर्क रेखा जाती है भारत से होकर। फिर इसके नीचे इस साइड में कौन सी होती है? भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, और एंड में कौन सी होती है? मकर रेखा। ठीक है, तो ये हमारी तीन लाइन है। तो अब जो हमारी जो है विषुवत रेखा पर होती है, कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है, नीचे की साइड होती है। तो क्या होता है विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ का पानी क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, गर्म होता है लेकिन वहाँ हवाएं नहीं होती हैं, जिस कारण हवाएं हमने क्या पढ़ी थी?
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ क्या था, उच्च दाब हो गया था, इस वाले एरिया में क्या हो गया था, उच्च दाब हो गया था, यहाँ पूरे में क्या था, उच्च दाब। अब निम्न दाब कहाँ है, यहाँ पर है। तो हवाएं कहाँ से कहाँ लौटेंगी, वापस यहाँ लौटेंगी। तो यहाँ लौटने पर क्या होता है, इन बादलों में पानी तो रहा नहीं, वर्षा तो पहले ही हो चुकी है, इसलिए सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं, आंध्र प्रदेश में आते हैं और उड़ीसा में अत्यधिक चक्रवात आते हैं। किस कारण आते हैं, सूखे बादल होने की वजह से यहाँ इस वाले हिस्से में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। अब क्या होता है, जो ऐसा तो है नहीं कि पानी भाप नहीं बने, अब पानी भाप बनता है वापस। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ से सूखी हवाएं आती हैं और यहाँ इस एरिया में क्या होता है, पानी वापस भाप बनता है। तो तमिलनाडु वाले हिस्से में क्या होता है, अधिक वर्षा होती है, जिससे बाढ़ आने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लौटते मानसून की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में, लौटते हुए मानसून में। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किधर होती है, तमिलनाडु के मासिन राम में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भारत में, लेह और लद्दाख वाले हिस्से में होती है। ठीक है, तो इसके कारण है कि वहां पर अत्यधिक ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि वहां पर वर्षा कम हो पाती है, इसी कारण, क्योंकि पहले ही पहाड़ों की वजह से वहां वर्षा पूरी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ की। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वर्षा कैसे होती है। तो ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी क्या होता है, भाप बनकर उठता है। अब भूमध्य सागर को जानते हैं कहाँ पर है, ठीक है, तो भूमध्य सागर आप ये देख रहे होंगे, मेडिटेरियन सी, इसे कहते हैं भूमध्य सागर, जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बीच में स्थित है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो भूमध्य सागर से भाप बनकर उठ रहा होता है, तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये पश्चिम वाला हिस्सा है, यहाँ से तेज हवा आती है, कहाँ की तरफ, पूर्व की ओर आती है, यानी भारत की तरफ आती हैं ये तेज हवाएं। अब यहाँ क्या है, भारत में पंजाब वाले हिस्से में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो जनवरी के महीने में वह बादलों के रूप को ले लेती हैं और उत्तर पश्चिम वाले राज्य में, यानी पंजाब वाले राज्य में आ जाती हैं। अब वहाँ कौन सा है, पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है। कौन सा है, पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है। तो ठंड के महीने में इसी कारण कहाँ पर वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में थोड़ी सी वर्षा देखने को मिलती है, लेकिन इसी कारण वहां पर क्या होता है, बर्फबारी देखने को मिलती है। किस कारण, जेट स्ट्रीम की वजह से वहां पर बर्फबारी अधिक देखने को मिलती है। और पंजाब और राजस्थान और कौन सा, हरियाणा वाले हिस्से में क्या होती है, वर्षा होती है। अब समझिएगा, राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। जो ठंड में बारिश होती है, तो राजस्थान वाले लोग क्या कहते हैं, इस वर्षा को मावट कहते हैं। और पंजाब में होने वाली वर्षा को रबी की फसल की का टॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रबी फसल की टॉनिक कहते हैं। तो ये था हमारा पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वीडियो हमारी आज यहीं पर समाप्त होती है। तो होप है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को।